You know what's crazy? In last 5 years, over 100 million Indian investors have jumped into Indian stock market. That's like the entire state of Maharashtra have suddenly became an investor. Why, you may ask? Because somewhere between demonetization, 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight. YouTube finance bros and that one cousin who made fortune from Adani, the entire India has started to ask one question. How can I make my money work for me? So ladies and gentlemen, today in this video we are going to find out how stock market actually works. Well, technically I have already figured it out, so you are left on your own misery. No, I was just kidding. How can I leave you? Well, इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा ऑनलाइन बाजार है. उस बाजार में जूते या कपड़े नहीं बिकते, उस बाजार में बिकते हैं शेयर्स. यानी कंपनीज जैसे अडानी, अंबानी, रिलायंस, टाटा, बिरला सब बिकता है. आप सब खरीद सकते हो. अब ये बेचती हैं एक्सचेंजेस जैसे एनएससी और बीएससी. एनएससी बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ये बेचती हैं आपके ब्रोकर्स को. वो ब्रोकर आपके लिए शेयर्स को खरीदता और बेचता है, उसके बदले में आपसे फीस चार्ज करता है. ये सिर्फ एक ट्रेडिंग नहीं है, ये वही तरीका है जिससे कंपनीज अपने लिए पैसा रेज कर सकती है और उसकी वजह से पीपल लाइक यू एंड आई गेट टू ओन द स्लाइस ऑफ इंडियाज बिगेस्ट ब्रांड्स. देखो, आपके मन में भी काफी सारे सवाल होंगे कि किस तरीके से स्टॉक मार्केट में स्टॉक लिस्ट होते हैं, क्यों इनकी प्राइस इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है और किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज और डिसीजंस मार्केट को अफेक्ट करते हैं, और जो DIIs, FIIs और हेज फंड हैं वो किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं और क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने के लिए. इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको दिए जाएंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेयर डज स्टॉक्स कम फ्रॉम. अब देखो, स्विगी जैसी कंपनी को अपने आप को ग्रो करना है, या तो वो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं या फिर वो कर सकते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें वो अपने शेयर्स पब्लिक को देते हैं इन ऑर्डर टू रेज मनी, जिससे स्विगी अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकता है और इन्वेस्टर्स को उस कंपनी में एक हिस्सा मिल जाएगा, यानी स्लाइस ऑफ द कंपनी. हाउ डज ट्रेडिंग ऑफ दीज स्टॉक्स टेक प्लेस? लेट्स से यू वांट टू बाय 10 शेयर्स ऑफ स्विगी एट द प्राइस ऑफ 600 रुपीज. तो आपका ब्रोकर जीरोधा, NSE या BSC को, जिससे भी आपने चूज किया है बाई करने को, वहां पे रिक्वेस्ट भेजेगा 10 शेयर्स को बाई करने की एट द प्राइस ऑफ 600 रुपीज. जब भी कोई सेलर 600 रुपीज के लिए इंटरेस्टेड होगा, आपको वो शेयर्स उसके बदले में मिल जाएंगे. और ये सब कुछ होता है कुछ मिली सेकेंड्स में. आप जैसे ही अपने टर्मिनल को स्वाइप करते हो, विद इन मिली सेकेंड्स ये सारा प्रोसेस हो चुका होता है. लेट्स टॉक अबाउट व्हाई स्टॉक प्राइसेस मूव सो मच. वेल, बेसिक प्रिंसिपल इज सप्लाई एंड डिमांड. If supply is less and demand keep rising, the price shall rise. Other way around, price will fall. लेकिन काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो सप्लाई और डिमांड को कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं. अगर किसी भी कंपनी का प्रॉफिट ऊपर गए हैं तो इट्स वेरी लाइकली कि उस स्टॉक की प्राइस भी ऊपर जाएगी. ऑन अदर हैंड, कोई नया टैक्स लॉ आ जाता है जो कंपनी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, उसी सेम स्टॉक की प्राइस क्रैश होना स्टार्ट हो जाएगी. कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे ग्लोबल ऑयल प्राइस का बढ़ना, RBI के इंटरेस्ट रेट डिसीजंस और कोई भी कंट्री में वॉर होना, ये सभी इंडियन मार्केट को काफी हेविली अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम न्यूज हर कंपनी को नेगेटिवली ही अफेक्ट करे. फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंट्री में वॉर हो जाता है, जो कंपनीज उस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही थी वो नेगेटिवली अफेक्ट होगी. ऑन अदर हैंड, जो डिफेंस कंपनीज हैं उनके शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे क्योंकि उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उनसे ज्यादा वेपन्स खरीदे जाएंगे. यस, इट साउंड्स बैड बट इट्स ट्रू. अब हम बात कर लेते हैं कि इस गेम में कौन कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं. सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स. मेरे और आप जैसे नॉर्मल इंडिविजुअल लोगों को रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं. फिर आते हैं DIIs, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. वो कंपनीज जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करती है, चाहे म्यूचुअल फंड हाउसेज हो, चाहे LIC जैसी कंपनी हो, लार्ज अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर. अब लास्टली बचते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, FIIs. वो इन्वेस्टर्स जो फॉरेन कंट्रीज से इंडियन मार्केट में अपॉर्चुनिटी देख के पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और इन सभी को ओवरवॉच करता है सेबी, ताकि कोई भी इनसाइडर ट्रेडिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज मार्केट में ना हो. वेल, नाउ कम्स दिस वीडियोज मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट. व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट? वेल, देयर आर 2 ways. फर्स्ट इज इन्वेस्टिंग एंड सेकंड इज ट्रेडिंग. इन्वेस्टिंग 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. पहला है बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स.
आप किसी भी स्टॉक को डिलीवरी पे लो और लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए उसे होल्ड करो जब तक आपका रिक्वायर्ड टारगेट हिट नहीं हो जाता। एंड सेकंड कम्स म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड में आप अपना पैसा किसी और फंड मैनेजर को देते हो, वो आपका पैसा आपको बताए गए सेक्टर्स और स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। एंड ऑफ द ईयर अपनी फीस निकाल के आपको बाकी के गेन्स मिल जाते हैं। थर्ड वे इज ईटीएफ्स। ईटीएफ्स बेसिकली आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने देता है। इंडेक्स फंड क्या होते हैं? इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनी के शेयर को ऐड करके 50 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी वो निफ्टी 50 की वैल्यू है। जैसे कि आज के दिन अप्रॉक्स 24,000 चल रही है। ईटीएफ आपको ऑप्शन देता है कि उसके जस्ट एक फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट में आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकें। ईटीएफ्स की बढ़िया बात यह है कि आपको म्यूचुअल फंड की तरह इसमें कोई भी फंड मैनेजमेंट फीस नहीं देनी। एंड सेकेंडली ईटीएफ सिर्फ आपको निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन नहीं देता, और भी काफी सारे सेक्टर्स और इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करने के ईटीएफ आपको आराम से मिल जाएंगे। फिर आते हैं स्टॉक्स। स्टॉक्स में रिस्क भी ज्यादा है लेकिन रिवॉर्ड भी ज्यादा है। सबसे लास्ट आता है इंट्राडे और ऑप्शन ट्रेडिंग। उसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी है और बहुत ज्यादा रिवॉर्ड भी। देखो रिवॉर्ड का तो मुझे इतना पता नहीं, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि 93% ऑफ एक्टिव स्टॉक ट्रेडर्स आर इन लॉस। अब इस डेटा से आपको जो आंसर चाहिए वो आपको मिल चुका होगा। देखो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग इंट्रिंसिकली ही एक बैड टूल है। ये कई सिनेरियोज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है और आपका पोर्टफोलियो काफ़ी बड़ा है और आप नहीं चाहते कि आप सभी शेयर्स को अभी सेल करो और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करो, तो आप कैटेगराइज करें कि आप कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्टेड हैं, फिर आप जाके उन सेक्टर्स के पुट ऑप्शन को बाई कर सकते हो। इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो टैंक होने से बचेगा और आप उस सारे पोर्टफोलियो पे टैक्स भरने से भी बच जाओगे। इसे कहते हैं हेजिंग। इसलिए ऑप्शंस यूजफुल तो हैं, लेकिन उसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो ही। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो या फिर आप प्लान कर रहे हो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, तो आपको एक चीज से बड़ा अवेयर रहना चाहिए। नेवर एवर बेट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। ये एक मेरा पर्सनल बिलीफ है और मैं ये क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे रीजंस ये हैं कि आज की मॉडर्न डे इकोनॉमी इतनी कॉम्प्लिकेटेड है और इस तरीके से डिजाइन की गई है कि गवर्नमेंट के पास सारा कंट्रोल होता है। देखो ये होता कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टॉक मार्केट में सिंगल हैंडेडली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, और उस पैसे के फ्लो को कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई कंट्रोल कैसे करता है? रेपो रेट से। आपने सुना ही होगा न्यूज़ पे कि रेपो रेट बढ़ गया, रेपो रेट घट गया। बेसिकली रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पे बैंक्स को पैसा दिया जाता है आरबीआई के थ्रू। अगर रेपो रेट बढ़ा दी जाती है तो इसका मतलब ये है कि बैंक्स के लिए बोरो करना आरबीआई से एक्सपेंसिव होगा। अगर बैंक्स बोरो एक्सपेंसिव करेगी तो वो लोन्स को सेल एक्सपेंसिव करेगी। देखो सच्चाई ये है कि मैक्सिमम लोन्स इंडिया में कॉर्पोरेट ही लेता है। जितने ज्यादा बड़े अमाउंट के लोन कॉर्पोरेट लेता है उतने ज्यादा बड़े लोन्स इंडिविजुअल्स या फिर इंडिविजुअल कंबाइंड नहीं लेते। इंडिया में ज्यादा इफेक्ट पड़ता है कॉर्पोरेशंस और कंपनीज पे जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाती हैं तो कंपनीज बोरो करना कम कर देती हैं। जब कंपनीज बोरो कम करेगी तो कंपनीज ग्रो नहीं करेगी। जब कंपनीज ग्रो नहीं करेगी तो वो इंडिविजुअल्स को ज्यादा पे नहीं करेगी और पे कट होंगे। आपने देखा ही होगा कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो आईटी कंपनीज में मैसिव ले ऑफ्स होते हैं, वो इसी वजह से होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना सभी कंपनीज के लिए बुरा है। इवन काफी सारी कंपनीज को इंटरेस्ट रेट बढ़ना बेनिफिट भी करता है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान यूनिलीवर वो एक एफएमसीजी कंपनी है। एफएमसीजी कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो रेगुलर बेसिस पे यूज करने वाले गुड्स को बेचती है। उन कंपनीज के पास पावर होती है अपने गुड्स की प्राइस को बढ़ाने का, और फिर भी उनकी सेल्स ड्रॉप नहीं होगी। आपने देखा ही होगा कि श्रिंकफ्लेशन, यानी एक बिस्किट में पहले 7 बिस्किट आते थे, अब 5 ही आते हैं। वो साइजेस छोटी कर देते हैं। उस वजह से जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है तो वो कंपनीज या तो अपना पैकेट का साइज छोटा कर देती है या फिर प्राइजेस बढ़ा देती है, और उनके पास पावर भी है। वो अगर प्राइजेस बढ़ाएगी भी तो लोगों को खरीदना ही पड़ेगा। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट बेट करना कोई स्मार्ट डिसीजन नहीं है। इस सीरीज की हम अगली वीडियो में ये कवर करेंगे कि आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को कैसे पिक कर सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स बढ़िया हैं आपके लिए और कौन से स्टॉक्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप फोमो के चक्कर में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो जो आपको ले डूबे। जैसे नाइका और पेटीएम रिनाउंड कंपनीज तो थी, लेकिन उनके फंडामेंटल्स इतने स्ट्रांग नहीं थे। अगर लोगों को फंडामेंटल्स समझ में आते और उनको देखने आते फंडामेंटल्स, तो वो ऐसे ट्रैप में कभी नहीं फंसते। हम नेक्स्ट वीडियो में यही कवर करेंगे कि आप कैसे किसी भी कंपनी के प्रॉफिट्स, मार्जिन्स, रेवेन्यूज और मैनेजमेंट को देख के इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बना सकते हैं कि आपको वो स्टॉक्स खरीदने चाहिए या फिर उन स्टॉक्स को अवॉइड करना चाहिए। टिल द नेक्स्ट वन।